नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है आपके अपने गुरुकुल परिवार पर। हम क्लास 12th के चैप्टर सेकंड सॉल्यूशन की नेक्स्ट वीडियो करने जा रहे हैं। इसलिए हमने कई वीडियो पढ़ी हैं, उनमें हमने बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ जाना है। हमने जाना विलेय प्लस विलायक कैसे विलयन बनता है। हमने ये भी जाना कि ठोसों में द्रव में ठोस किस प्रकार मिलते हैं। अब हम जो नेक्स्ट करने जा रहे हैं वो है कि जो गैस हैं वो द्रव में किस तरह से मिलती हैं और या उनकी विलेयता किस तरह से होती है और उनके कौन कौन से हमारे विलेय तथा विलायक को प्रभावित कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम डेफिनेशन की बात करते हैं तो सबसे पहले गैसों की द्रव में विलेयता पढ़ने वाले हैं। गैसों की द्रव में विलेयता, इसका अर्थ ये होता है कि तुम्हारा जो विलेय है वो तो गैस है और जो विलायक है वो है आपका द्रव। अब हम बात करेंगे, देखिए कि किसी द्रव में गैसों की विलेयता को अवशोषण गुणांक कहते हैं। पहले तो आप इस चीज को नोट कीजिए कि अवशोषण गुणांक क्या होता है, अवशोषण गुणांक क्या होता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि यदि हम क्या करते हैं द्रव में गैस को मिला दें तो वो अवशोषण गुणांक कहलाता है। लेकिन इस अवशोषण गुणांक को हम और कैसे डिफाइन कर सकते हैं या और कैसे जान सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमें जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट लेना पड़ेगा, प्रेशर है वो एक वायुमंडलीय दाब लेना पड़ेगा। इस तरह से हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होगा जो हम देखने वाले हैं। हम कह रहे हैं किसी निश्चित ताप पर, पहली बात क्या है, टेम्परेचर इज कांस्टेंट, और एवं एक एटीएम दाब का मतलब है एक वायुमंडलीय दाब पर विलायक के इकाई आयतन में। इसमें तीन बातें हैं, ताप स्थिर होना चाहिए, दाब एक वायुमंडलीय होना चाहिए और आयतन भी एक इकाई होना चाहिए। लेकिन वो एक इकाई आयतन जो है वो विलायक का होना चाहिए। यहाँ हमने जो कंडीशंस रखी हैं वो विलायक की रखी हैं। अब हम विलेय की कंडीशन देखते हैं। किसी निश्चित ताप पर एक वायुमंडलीय दाब पर विलायक के एक इकाई आयतन में, क्लियर, तापमान कांस्टेंट, प्रेशर इज 1 atm एंड वॉल्यूम इज 1। हम इकाई आयतन की बात कर रहे हैं। घुली हुई गैस का सामान्य ताप व सामान्य दाब, इसमें दोनों ही, अर्थात जो विलेय मिल रहा है गैस जो है उसका दाब जो है सामान्य होना चाहिए और ताप भी उसका सामान्य होना चाहिए। यदि उसका किसका, विलेय का तापमान और दाब समान है तो उसका जो आयतन निकल के आएगा, वो अवशोषण गुणांक कहलाएगा। तो निकाला गया आयतन, इसमें बहुत सारे शब्द हैं जो हमको एक साथ ध्यान में रखने हैं। पहली क्या कि जो विलायक है उसका हमारा जो तापमान है कांस्टेंट होना चाहिए, प्रेशर एक वायुमंडलीय दाब होना चाहिए और ऊपर से अगर हम बात करते हैं तो उसका आयतन एक इकाई होना चाहिए। अगर हम बात करते हैं विलेय की, गैस की बात करते हैं तो सामान्य दाब और सामान्य ताप पर उसको हम मिला रहे हैं, किसमें, विलायक में, जो हमने निश्चित कंडीशन रखी थी। उन कंडीशनों पर जो हमारी आयतन निकल के आ रहा है विलेय का, वो आपका अवशोषण गुणांक कहलाता है। तो मैं आशा करता हूँ ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं गैसों की विलेयता को प्रभावित करने वाले कारकों की। तो पहला है आपका गैस की प्रकृति, अर्थात जो हमारे विलेय मिला हुआ है, जिसको हम गैस को मिला रहे हैं, उसकी प्रकृति कैसी होनी चाहिए। तो हम ये कहते हैं गैस की प्रकृति में कि अगर गैस हमारी आयनों में टूट जाती है, यदि गैस हमारी आयनों में टूट जाती है तो हम कह सकते हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा मिल सकती है, अर्थात विलायक में ज्यादा से ज्यादा घुल सकती है। कौन सी गैस, जो आयनों में टूट जाए। तो पहली कंडीशन सुनती है, ऐसी गैस जो विलयन में क्या हो जाए, आयनीकृत हो जाए, अर्थात आयनों में टूट जाए, तो वो ज्यादा से ज्यादा घुलती है, पहली कंडीशन।
दूसरी कंडीशन की बात कर रहे हैं कि विलायक की प्रकृति कैसी होनी चाहिए, तो हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था, हमने पिछली अपने जो हमने अध्ययन किया था ठोसों में द्रव की विलेयता, उसमें भी हमने जाना था कि किस तरह से हमने बात बोली थी कि अध्रुवीय अध्रुवीय में मिलता है, ध्रुवीय ध्रुवीय में मिलता है। सेम टू सेम कंडीशन वो यहाँ फॉलो होने वाली है। देखिए, ध्रुवीय गैस ध्रुवीय विलायक में और अध्रुवीय गैस अध्रुवीय विलायक में घुलती हैं, मिलती हैं, या हम कह सकते हैं विलय होती हैं। तो मैंने वहां पर एक लाइन लगाई थी नीचे, समान समान में मिलता है, समान समान में। वही कंडीशन आपको यहाँ पर याद रखनी है कि समान चीज में घुलती है। और बहुत अच्छे से मुझे लगता है कि समझ में आ रहा होगा, कोई ऐसी इसमें बात नहीं है। अगर हम बात करते हैं ताप की, अगर हम बात करते हैं ताप की, तो देखिए स्थिर दाब पर कांस्टेंट, जो तुम्हारा प्रेशर है कांस्टेंट होना चाहिए, जो दाब है वो कैसा होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए। अगर ताप बढ़ाने पर, ताप को हम बढ़ाते हैं तो गैस की विलेयता घटती है। ये थोड़ी सी बात ऐसी है जो हमको समझनी चाहिए और हमें जानना चाहिए सब क्यों हो रहा है। हम ये कह रहे हैं हमारी कोई गैस मिली हुई है इसमें, किसी भी द्रव में, अब यदि हम ताप बढ़ाते हैं तो वो और ज़्यादा मिलेगी, या उसमें से जो मिली हुई गैस थी वो और दूर भागेगी, या उसकी विलेयता घटेगी। तो अब छोटा सा एग्जाम्पल लीजिए, कोई भी चीज़ हो, आपने वाष्प को दूध में मिला दिया, पानी प्लस दूध सेम टू सेम है, लेकिन हम ये मान के चल रहे हैं कि हमने किसी गैस को द्रव में मिला दिया। अब क्या करेंगे, यदि हम उसको गर्म करेंगे, मतलब तापमान बढ़ाएंगे, गर्म करने का मतलब ये है, तो हम देख पाते हैं कि यदि हमारा दूध भी या कोई भी पानी हो, दूध हो, कुछ भी हो, और वो गर्म होता है तो उसमें से क्या होता है, वाष्प बन के उड़ता है, वाष्प बन के कुछ हिस्सा उसका ऊपर उड़ता है। इसका मतलब था कि जो अणु उसमें मिले हुए थे वो अणु अब वाष्प बन के उसमें से बाहर निकल रहे हैं। अर्थात अगर हम साइंस की भाषा में बात करें तो हम सीधा सीधा समझ पाते हैं कि यदि हम ताप बढ़ाते हैं किसकी, द्रव और गैस जो मिली हुई है उनकी, तो क्या होता है, उनमें गतिज ऊर्जा बढ़ती है, और जब गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो उनके जो मध्य थे, गैसों के जो मध्य अणु थे वो दूर भागने लगते हैं, और दूर भागेंगे तो विलेयता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसलिए सीधा सीधा सी बात है कि यदि आपका ताप बढ़ रहा है तो आपकी विलेयता घटेगी ही घटेगी। क्लियर ना। इसमें कुछ अपवाद भी होते हैं, उनके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। ताप बढ़ाने पर गैसों की विलेयता क्या होती है, घटती है। कारण भी दिया गया है क्योंकि अणुओं की जो गतिज ऊर्जा होती है वो बढ़ जाती है, जिससे इनके विलयन से निष्कासित होने की जो प्रवृत्ति है वो क्या हो जाती है साहब, बढ़ जाती है। क्वेश्चन ये भी आ सकता है 12th के एग्जाम में कि ताप बढ़ाने पर गैसों की विलेयता घट जाती है, क्यों? तो हम आसानी से बता सकते हैं क्योंकि अणुओं के गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, क्योंकि अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, जिससे इनकी विलयन से निष्कासित होने की प्रवृत्ति भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अतः हम कह सकते हैं कि ताप बढ़ाने पर विलयता घटेगी। क्लियर। अब हम आगे बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की, या नेक्स्ट प्रकृति की, नेक्स्ट कारक की। तो देखते हैं दाब से क्या प्रभाव पड़ता है। पिछला हमने जो पढ़ा था वो हमने पढ़ा था जब द्रव की बात थी, ठोस की बात थी, कि दाब का कोई अधिक प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि हमने जाना था कि जो ठोस होते हैं वो अधिक संपीड्य होते हैं, उनके अंतराणु बल बहुत मजबूती से बना होता है, इसलिए उन पर कोई खास प्रेशर देने का कोई अर्थ नहीं निकलता है। लेकिन अगर हम यहाँ दाब की बात करते हैं, दाब को पढ़ते हैं, तो हम जानते हैं कि आपके पास में कोई गैस है जिसने कुछ आयतन घेर रखा है, लेकिन आप बताइए आपके पास में यहाँ कोई गैस है, ये पात्र है और इसमें आपकी कोई गैस मिली हुई है, और ये नीचे लिक्विड है, ऊपर गैस मिली हुई है। आप ये बताइए जब आप किसी पिस्टन से यहाँ से इसमें दाब देते हैं तो क्या होगा, ये नीचे खिसक के आएगा, अर्थात ये वाला जो हिस्सा था, जो पिस्टन थी, वो नीचे यहाँ पे आ जाती है। अब ये खिसक के आएगी, इसका मतलब इसमें जो ज़्यादा आयतन गिर रखा था वो कम आयतन हो गया। कम आयतन होने का मतलब क्या है, कम आयतन होने का मतलब है कि जो अणु थे जो दूर दूर थे वो ज़्यादा पास पास आ गए। ज़्यादा पास पास आने का मतलब है कि हमारे अणु और ज़्यादा नज़दीक हो गए। नज़दीक होने का अर्थ ये होता है कि हम क्या कर रहे हैं, उनको और अधिक मिला रहे हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि दाब बढ़ाने पर, दाब के
बढ़ाने पर विलेयता हमेशा क्या होगी, बढ़ेगी। ताप के बढ़ाने पर विलेयता क्या होगी, घटेगी। क्लियर ना। ध्रुवीय विलायक ध्रुवीय में, अध्रुवीय विलायक अध्रुवीय में घुलते हैं। और इसकी प्रकृति के बारे में हमने बता दिया कि जो आयनिक होते हैं वो ज़्यादा घुलते हैं। सिंपल सी बात है, छोटे छोटे से 4 टॉपिक, छोटी छोटी सी 4 बातें, और कुछ बातें करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।